Hello everyone. I'll first start by giving my brief introduction. My name is Nikita Raj. इस बार के यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में मेरी ऑल इंडिया रैंक 408 है। और सबसे पहले तो मैं यूपीएससी टाइम को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आके आप सबसे बातचीत कर सकूँ। और जो भी आपके डाउट्स हैं और जो भी मुझे लगता है मेरे हिसाब से इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ज़रूरी है वो मैं बता सकूं। इसके साथ मैं यूपीएससी टाइम को और एक चीज़ और के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड किया कि मैं यहाँ पे आके आप लोगों से बात कर सकूं। तो मेरा ये शुरू करती हूँ मैं पहले कुछ उन क्वेश्चंस से जो मुझे लगता है कि हर एस्पिरेंट्स के लिए बहुत कॉमन होता है एंड हर कोई पूछता है। मैं भी पूछती थी 22 अप्रैल 2025 से पहले मैं भी एक एस्पिरेंट थी और इस तरह के क्वेश्चंस मेरे दिमाग में कई बार आए हैं और कई लोगों से पूछा है। तो अब मुझे लगता है कि इन सारे क्वेश्चंस का अगर मैं थोड़ा अच्छे तरीके से आंसर कर सकती हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी बताना चाहूँगी। यूपीएससी की जर्नी मेरे लिए मेरे हिसाब से काफ़ी टफ रही है क्योंकि ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और पिछले 3 बार से मेरा प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हो रहा था। तो इस बार थैंकफुली 2024 के अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ और उसके बाद मेंस और इंटरव्यू भी साथ में क्लियर हो गए। तो मैं मुझसे अगर आप पर्सनली पूछिएगा तो मेरे लिए प्रीलिम्स ज़्यादा मुश्किल लगा मुझे कंपेयर टू मेंस। बट ये बात भी है कि यूपीएससी में आप कुछ भी एकदम सॉलिड अज्यूम करके नहीं चल सकते कि यही आसान होता है। हर स्टेज मुश्किल है, हर स्टेज के अपने चैलेंजेस हैं और अगर आप उनको अच्छे से समझते हो और मेहनत करके पूरा करते हो तो आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हो। इसके अलावा जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैं यहीं दिल्ली में थी और उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि मैं सेलेक्ट होंगी या नहीं, इसलिए मैं 2025 के प्रीलिम्स की तैयारी में लग गई थी अपने इंटरव्यू के बाद। मेरा इंटरव्यू मार्च में था तो मैं दिल्ली में ही थी और मैंने अपना रिज़ल्ट खुद ही देखा था। मैंने अपने घर वालों को बोल रखा था कि अगर अच्छा होगा तो कॉल आ जाएगा, अच्छा अगर नहीं हुआ तो हो सकता है कॉल ना आए तो वो समझ जाएँ कि शायद इस बार नहीं हुआ है। बट भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ और इस बार हो गया। उसके अलावा मुझे लगता है कि अगर इस एग्ज़ाम की तो ये हुई मेरे बारे में बातें। अब हम आते हैं एग्ज़ाम पर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और हम सबको मालूम है कि इस एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम मेंस में शिफ्ट करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट द पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ये समझ लीजिए कि प्रीलिम्स एक तरह का रिजेक्शन स्टेज है, ना कि सिलेक्शन स्टेज, क्योंकि कमीशन को उस स्टेज पे सबसे ज़्यादा बच्चों को एलिमिनेट करना है, जो कट ऑफ नहीं पार कर पाते। इसीलिए प्रीलिम्स का पेपर आप देखिए पिछले कई सालों से हर साल बाई साल ट्रिकी होते जा रहा है, क्वेश्चन टफ आ रहे हैं। बट क्वेश्चन टफ आ रहे हैं का ये मतलब नहीं है कि उसको पार नहीं किया जा सकता, वो सॉल्व नहीं हो सकते। मेरे हिसाब से प्रीलिम्स निकालने की मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी समझ में आई है आफ्टर बैडली फेलिंग 3 प्रीलिम्स अटेम्प्ट्स ऑफ माइन इज़ आपको अपने स्टैटिक पोर्शन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। जो भी मार्केट में आपको मालूम है कि इस सब्जेक्ट के लिए ये सोर्स है, उस पे आपका कमांड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो एनसीईआरटीज़ आपको अच्छे से रिवाइज़्ड होनी चाहिए, आपके नोट्स रेडी होने चाहिए और आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर एनसीईआरटी में से मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा है, तो वो क्वेश्चन मैं गलत नहीं करके आऊँगा या मैं गलत करके नहीं आऊँगी। उसके अलावा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सब कोई जानते हैं। तो आप ये समझिए कि क्यों लक्ष्मीकांत का इतना ज़्यादा नाम है, क्यों हर टॉपर, हर बच्चा इतना ज़्यादा लक्ष्मीकांत की रट लगाता है। बात ये है कि उस किताब से कभी-कभी बिल्कुल सीधे में क्वेश्चंस आते हैं।
आप इस बार का भी पेपर देखिए 2025 का, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है या अगर आप उनमें से हैं जिन लोगों ने 25 का अटेम्प्ट दिया है, आप 24 का भी पेपर देखिए, आप 23 का भी पेपर देखिए, लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, तो आपको वो बुक किताब अच्छे से करनी है। इसके अलावा दूसरा बचता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको कंसेप्ट्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी वर्ड किस चीज़ के डेफिनेशन को समझा रही है। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू डेफिसिट्स, फिस्कल डेफिसिट, इस तरह के चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फैक्टर्स ऑफ इनकम क्या होता है, बेसिक पे निकालने का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस पे निकालने का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई हैं और ये बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसके बाद आपका बचता है ज्योग्राफी। मेरे हिसाब से ये 4 सब्जेक्ट्स आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। हिस्ट्री में स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात करूँगी। एंशिएंट और मेडिवल थोड़ा मुझे लगता है कि ईयर बाय ईयर और टफ होते जा रहा है मेरे हिसाब से, और थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट उस सब्जेक्ट का पुअर है। बट मॉडर्न हिस्ट्री की एक बहुत अच्छी कंपाइल्ड बुक है स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा की। इन दोनों किताब को अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो मॉडर्न के आपके क्वेश्चंस भिड़ेंगे और वो सॉल्व भी होंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, मैं हर किसी को यही एडवाइस करती हूँ कि ये 4 सब्जेक्ट्स जिनके स्टैटिक पोर्शंस हमेशा पूछती है यूपीएससी, इन 4 सब्जेक्ट्स के स्टैटिक पोर्शंस आपके आपके काफ़ी अच्छे से बने होने चाहिए। इसके बियॉन्ड ऐसा है कि इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे पेपर्स में, ये पेपर्स मोस्टली करंट अफेयर्स या तो डोमिनेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं या इनको टफ करने का और रैंडम करने का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। तो एट टाइम्स कभी-कभी सब कुछ पढ़ के जाने के बाद भी आपने एनवायरनमेंट की कोई एक किताब अच्छे से कर ली, आपने करंट अफेयर्स भी देख लिए, उसके बाद भी आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ आपको समझ नहीं आ पाता कि ये पूछा कहाँ से है। तो मेरे हिसाब से एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक के साथ ऐसा है कि थोड़े रैंडम हैं वो सब्जेक्ट्स, और आप जितना भी पढ़ो हो सकता है कि उसमें से शायद कुछ भी ना आए, और अगर थोड़ा किस्मत हुआ तो वो उसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस आ जाएँ। तो इसीलिए साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं अपना खर्च करती थी। मैं कोई एक करंट अफेयर्स की मैगज़ीन मार्केट में जो भी आपको पसंद आती है, कोई ऐसा लिमिटेशंस नहीं है कि इसी कोचिंग का मटेरियल अच्छा है या इन्हीं का अच्छा है। आपको जो सूट करता है, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, आप उस करंट अफेयर्स के मटेरियल को उठाइए, उसको पढ़िए, एनवायरनमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखिए और न्यूज़पेपर से अपने करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक को कवर करिए। इसके बियॉन्ड जाना पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। इससे कई ज़्यादा बेहतर है कि आप इन 4 स्टैटिक सब्जेक्ट्स जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मॉडर्न हिस्ट्री, इन चारों को आप अच्छे से करिए तो आप काफ़ी क्लोज हैं कि आप अच्छे से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, एटलीस्ट फॉर प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। फॉरेस्ट के लिए मैं गाइड नहीं कर सकती बिकॉज मैं ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट हूँ, तो मैं फॉरेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। बट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की कट ऑफ को अगर आपको पार करना है तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 4 सब्जेक्ट्स जो आपके स्टैटिक में मेजरली कवर होते हैं, इनको आप अच्छे से करिए, बिल्कुल थरली। एटलीस्ट 2 3 से 4 रिवीजन आपका प्रीलिम्स से पहले इन चारों सब्जेक्ट का बाय हार्ट होना चाहिए, और आपको वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर बुक से पूछा है, इन बुक से पूछा है, तो मुझे इसका आंसर आता है, यहाँ मैं गलती करके नहीं आऊँगा। ओके, इसके अलावा मुझे लगता है सीसैट एक अगला पेपर है जो अगेन साल बाय साल मुश्किल होते जा रहा है। मैं सीसैट की एक कमज़ोर स्टूडेंट रही हूँ, तो सीसैट भी मेरे लिए एक स्ट्रगल था। तो मैं समझ रही हूँ उन बच्चों की दिक्कत जिनको सीसैट में दिक्कत होती है, बट मुझे लगता है सीसैट ऐसा पेपर है जिसका कोई ईज़ी सॉल्यूशन नहीं है रादर अदर दैन कि आप उसको प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर के पेपर आपके लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों जीएस के लिए और सीसैट के लिए। लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स अच्छे से देखिए, अच्छे से एनालाइज करिए, एंड बाय अच्छे से एनालाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ क्वेश्चंस देखा और उसके आंसर समझे और आपको लगा कि हमने कर लिया, नहीं। आपको हर ऑप्शन को अच्छे से देखना है, दूसरे ऑप्शन जो सही आंसर में नहीं है, उन ऑप्शंस को भी देखना है।
थोड़ा-सा दिमाग, थोड़ा-सा एग्ज़ामिनर की मेंटालिटी को समझने की कोशिश करिए कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का पार्ट क्यों है और किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चंस बना रहा है। पैटर्न नोटिस करिए अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। आप ये समझने की कोशिश करिए कि अगर बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आ रहे हैं या कुछ बहुत ज़्यादा फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं, तो हो सकता है कि उसमें गलत वो स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस हैं। हो सकता है सही भी हो ऑफ कोर्स, बट आप अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर करते हैं तो आपको एक पैटर्न दिखता है क्वेश्चन पूछने का, कि यूपीएससी क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है। और सीसैट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर से बेटर टूल मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए सीसैट के और मुझे अभी तक सबसे अच्छा पीवाईक्यू ही लगा है। आप टाइम लगा के सीसैट का पेपर दीजिए, 2 घंटे बैठिए और उसमें आप जब आपका टाइम ओवर हो जाए तो आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करिए और देखिए कि आपका बाउंड्री पार हो रहा है कि नहीं। अगर आपका बाउंड्री पार हो रहा है फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में ही, तो आप समझ जाइए कि, एंड बाय फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स आई मीन नॉट योर यूपीएससी अटेम्प्ट्स, बाय दैट आई मीन कि जब सीसैट के आप अटेम्प्ट ले रहे हो तो आप कंफर्टेबली श्योर हो सकते हैं कि आपको सीसैट में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। बट अगर आपका कट ऑफ नहीं पार हो रहा है तो आप उस पेपर को लेके बैठिए और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसको एनालाइज करिए। हर एक क्वेश्चन जो आपने गलत किया है या हर एक क्वेश्चन जो आपसे मिस आउट हुआ है उसको देखिए। आपको ऑनलाइन सीसैट पेपर्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और ट्रिक्स समझने की कोशिश करिए। ट्रिक्स बाय मीन कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके लिए पेन भी नहीं उठाना पड़ता। मुझे पहले ये सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे, मैं बैठ के सॉल्व करती थी और जो क्वेश्चन 30 सेकंड्स में किया जा सकता है या 20 सेकंड्स में किया जा सकता है उसमें मैं 1-1 2-2 मिनट अपने खर्च करती थी। ये आपको कैसे समझ आएगा, ये आपको प्रैक्टिस से समझ आएगा। आप बहुत ईजिली, आपको अगर आप मैथ्स में लॉजिक लगाना सीख जाते हो तो आप बहुत ईजिली ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। आपका सीसैट का पेपर जल्दी खत्म हो सकता है। और सीसैट में मेक श्योर करिए कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा रहें। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे, जितने ज़्यादा सही क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे, उतना चांस है कि आप बाउंड्री क्रॉस करोगे। और सेम गोज़ विद जीएस। जीएस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अगर आपको लगता है कि पेपर टफ है, इसमें मैं कम अटेम्प्ट करके आती हूँ तो शायद मेरे नेगेटिव कम लगेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर पेपर आपके लिए टफ है तो वो हर बच्चे के लिए टफ है जिसने सीरियसली इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई की है। तो टफ पेपर में कट ऑफ नीचे जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसीलिए अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को बढ़ाइए, स्मार्ट गेस वर्क करिए, लॉजिकली सोचिए कि तुक्का भी अगर आप लगा रहे हैं ना तो सोच समझ के लगाइए, बट तुक्का लगाइए। मैं ये नहीं कह रही कि 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ जाइए, वो थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है, बट कुछ लोग उसमें भी बहुत अच्छा करते हैं। मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं 100 के 100 अटेम्प्ट करके आऊँ, बट 90 से 95 क्वेश्चंस का मार्जिन में लेके चलती थी अपने मॉक्स में। और यूपीएससी में भी मैंने 92 क्वेश्चंस अपने अटेम्प्ट किए थे इस बार में, जिस साल मेरा क्रैक हुआ है। तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स और सीसैट के लिए जो 2-3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है। और मैं, कोई बच्चा अगर नई तैयारी स्टार्ट कर रहा है यूपीएससी की, जैसे अगर आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके लिए भी मैं आपको एक डिटेल गाइडलाइंस बताऊंगी। अभी स्टार्टिंग के कुछ 1-2 क्वेश्चंस मैं पहले एड्रेस कर देती हूँ, उसके बाद आई लेट यू नो कि अगर आप बिल्कुल नए से स्टार्ट कर रहे हो तो इसको कैसे स्टार्ट करना है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो मेंस की तैयारी अगर आप देखें, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है और उसके उसके बाद अगर आप मेंस में जाते हो तो देखिए, मेरे हिसाब से सबसे पहले तो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपना ऑप्शनल चूज़ करिए। क्योंकि अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखिएगा तो उसमें एक ऑप्शनल ही इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कमीशन खुद कह रही है कि आप बताइए कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं। मेरा ऑप्शनल फ़िलॉसफ़ी था और उसका कारण ये है कि मेरा बैचलर्स और मास्टर्स दोनों ही फ़िलॉसफ़ी में है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तो क्योंकि मेरे को एक सब्जेक्ट की बेसिक समझ थी और हमारे बीए और एमए में काफ़ी सारा पोर्शन जो यूपीएससी के ऑप्शनल में पूछा जाता है, काफ़ी कुछ उसमें कवर हो जाता है। सारा तो नहीं कवर होता बट फिर भी काफ़ी अराउंड 80% ऑफ द सिलेबस गेट्स कवर्ड थ्रू दैट। तो उस तरह से अगर आप देखिए तो मेरे हिसाब से मेरे लिए फ़िलॉसफ़ी वाज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट आई कुड हैव चोज़न, इसलिए आई वेंट विथ फ़िलॉसफ़ी। तो आप भी सेम चीज़ अप्लाई करिए। आप
ऑप्शनल में सिर्फ और सिर्फ वही सब्जेक्ट चूज़ करिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। मार्केट में बहुत चीज़ों का हल्ला है, उसको सुनने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है, ये सब्जेक्ट कम स्कोरिंग है, ऐसा नहीं है। आपको ऑप्शनल वही चूज़ करना है जिस जिस सब्जेक्ट की आपकी समझ बेटर है। अगर आपको लगता है कि आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, बट कोई ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको बेटर समझ आता है, तो आप उसको लीजिए। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके जो इंजीनियरिंग में या आपके ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट था वही आप ऑप्शनल लो। कोई मैंडेटरी नहीं है, यूपीएससी के ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है, तो यू कैन चूज़ एनीथिंग। तो प्लीज़ चूज सब्जेक्ट्स वेरी वाइजली, गो थ्रू द सिलेबस ऑफ द ऑप्शनल। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कौन सा ऑप्शनल लें, नहीं समझ आ रहा, अगर आपको 2-3 सब्जेक्ट्स में कन्फ्यूजन है, तो यू कैन डू दिस, इज़ यू कैन गो टू द यूपीएससी वेबसाइट, आप उनका ऑफिशियल सिलेबस खोलिए और ऑप्शनल के सिलेबस एक बार चेकआउट करिए और टॉपिक्स देखिए, आपको किन टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा फेमिलियरिटी दिखती है, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके क्वेश्चंस मैं बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता हूँ। थोड़ा उनका बुक्स एक्सप्लोर करिए, उनके सोर्सेज एक्सप्लोर करिए, अपने आसपास के दोस्तों से बात करिए, कुछ टॉपर वीडियोस देखिए, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि इस सब्जेक्ट में क्या पूछते हैं, कैसे इसकी आंसर राइटिंग करनी है, और आपको जो क्लिक करे कि ये सब्जेक्ट मुझे सबसे बेटर समझ में आता है या आ सकता है या इसमें मैं सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, आप प्लीज़ वो सब्जेक्ट को चूज़ करिए। चूजिंग योर ऑप्शनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स होने के वजह से देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अकेले ऑप्शनल के बेसिस पे, अगर उनके जीएस के मार्क्स एवरेज रहे हैं बट ऑप्शनल में दे हैव परफॉर्म्ड वेरी वेरी वेल एंड दे हैव गॉट वेरी गुड रैंक्स। तो प्लीज़ ऑप्शनल के इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चूज़ द राइट ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसके अलावा आपका मेंस की अगर मैं बात करूँ, तो ये तो आपका हो गया ऑप्शनल। उसके बाद बचते हैं आपके बाकी के सब्जेक्ट्स, जिसमें आपका एक एसे पेपर होता है और आपके 4 जीएस के पेपर्स हैं। तो मैं लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगी कि इनकी तैयारी आपको कैसे करनी है। तो एसे का ऐसा है कि आपको 2 एसे लिखने होते हैं अपने मेंस के पेपर में, जो आई थिंक 12 पेजेस का आपको लिखना होता है। आपको एक बुकलेट मिलती है, आपको उसी बुकलेट, आपको कोई एक्स्ट्रा पेजेस नहीं मिलते हैं। आई थिंक ये अभी तक सबको मालूम चल चुका होगा कि देयर इज़ नो सच थिंग एज एक्स्ट्रा शीट्स इन मेंस। आपको जो बुकलेट मिलती है, आपको उसी बुकलेट में अपने आंसर्स कवर करने होते हैं और हर क्वेश्चंस के लिए लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस हैं। आपको उन्हीं पेजेस में अपना आंसर ख़त्म करना है। आपको ना आगे ज़्यादा पेजेस दिए जाएंगे, तो यू डोंट हैव दैट ऑप्शन। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ मेक योर आंसर्स सो कंसाइज एंड फिटिंग कि वो 12 पेजेस में आपके ऐसे अच्छे से कवर हो जाए, जिसमें आप सारे पॉइंटर्स डालो जो आपसे क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं। ऐसे का ऐसा है कि इट इज़, कभी कभी वो बहुत स्कोरिंग भी है और कभी कभी वो बैकफायर भी कर सकता है। तो ऐसे के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप अगेन वही टॉपिक चूज़ करिए जो आपको लग रहा है कि जिसमें आप सबसे अच्छे से आंसर कर सकते हो। कभी-कभी मैंने ये भी सुना है कि कुछ बच्चे वो टॉपिक्स चूज़ कर लेते हैं जो उनको लगता है कि ये काफ़ी पॉपुलर फोरम में रहा है, और इसके वजह से अगर मैं ये टॉपिक अटेम्प्ट करूँगा तो ये काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है, तो कुछ एक इम्प्रेशन चला जाएगा कि मैंने एक पॉपुलर टॉपिक को, नहीं, वो सारी बातें आप प्लीज़ मत सुनिए। आपको जो टॉपिक फील होता है कि इस टॉपिक पे आप सबसे अच्छा आंसर कर सकते हो, प्लीज़ उन्हीं टॉपिक्स को आप आंसर करो, उन्हीं 2 टॉपिक को चूज़ करो और उस पे अपना एसे लिखो। एसे की स्ट्रक्चरिंग अच्छे से करिए, हर पैरासेजेस को अच्छे से कनेक्ट करिए। अब आप कैसे पता करोगे कि आप एक अच्छा एसे लिख रहे हो? मैं जो करती थी, मैं वो आपको बता दे रही हूँ। मैंने कोई एसे का कोर्स नहीं जॉइन किया था। मैं टॉपर्स की कॉपीज़ निकालती थी और उन्होंने जिस टॉपिक पे अटेम्प्ट किया है, अगर मुझे लगता था कि ये टॉपिक पे मैं भी अटेम्प्ट अच्छा कर सकती हूँ, तो मैं समय लगा के वो टॉपिक पे एसे लिखती थी और एसे लिखने के बाद मैं उस टॉपर की कॉपी से अपने आंसर्स को मैच करती थी। यहाँ दिल्ली में मेरे 2-3 फ्रेंड्स भी थे, जिनके साथ हम ये साथ में काम करते थे कि या हम तीनों ने एक टॉपिक डिसाइड किया, हमने एसे लिखा और हम लोगों ने आपस में एक-दूसरे की कॉपीज़ चेक कर ली, टॉपर्स कॉपीज़ से मिला लिया। और अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है या आप अगर किसी को जानते हो जिनकी सर्विस क्लियर हुई है
या अगर आपको वो मेंटर कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप उनसे भी आप अपनी कॉपी चेक करा सकते हो। उनको एक फ़ेयर आइडिया होता है कि किस कॉपीज़ में अच्छे नंबर मिलते हैं। बट स्टार्टिंग के लिए आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टॉपर्स की कॉपी देखिए। कोई भी किसी भी टॉपर की कॉपी आप उठा लीजिए, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर एक्सट्रीमली गुड। तो आप टॉपिक चूज़ करिए, ऐसे लिखिए एंड गेट योर ऐसे चेक, या तो खुद चेक कर लीजिए या किसी और को चेक करवा लीजिए वो टॉपर कॉपी की रेफरेंस देख के कि इसको देख के मेरा प्लीज़ ऐसे चेक करो एंड मार्क योरसेल्फ। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। आपको एस्से इज़ समथिंग जिसमें आप बहुत प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या पूछेगा, एंड ईयर बाय ईयर यूपीएससी इज़ काइंड ऑफ मेकिंग एस्से अ लिटिल फिलोसॉफिकल। बहुत डायरेक्ट एस्सेज कम आ रहे हैं, फिलोसॉफिकल एस्सेज ज़्यादा आ रहे हैं। तो थोड़ा ना वेल रेड रहिए, न्यूज़पेपर्स अच्छे से पढ़िए, बुक्स अच्छी बुक्स पढ़िए, अपने जीएस पे अच्छा कंट्रोल रखिए। ऑल्सो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, एस्से पेपर इज़ नॉट योर जीएस पेपर। तो प्लीज़ अवॉइड राइटिंग जीएस का आंसर्स इन योर एस्से। आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे लगेंगे जो आपको फील होगा कि ये बहुत ही जीएस जैसा टॉपिक है। कुछ पॉइंटर्स आप डाल सकते हैं, बट ऐसे आपका जीएस के आंसर जैसा नहीं लगना चाहिए कि आपने प्रोज, कॉन्स, डिमेरिट्स, वे फॉरवर्ड ये सारे बता के अपना ऐसे लिख दिया। नहीं।